हाय, जब भी हम किसी स्मॉल कैप को इस पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं कि क्या उसमें लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल है कि नहीं, तो मैं मेनली 3 से 4 पॉइंट पर फोकस करता हूं। उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ के ट्रिगर्स विजिबल होने चाहिए एंड उसका एग्जीक्यूशन भी होता हुआ दिख रहा होना चाहिए। कंपनी नए प्लान के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस कर रही है उसमें नंबर्स भी अच्छे जनरेट हो रहे होने चाहिए एंड स्टडी के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक लगे तो एंट्री के लिए वैल्यूएशन भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो आज की कंपनी इनमें से कितने पैरामीटर्स को फुलफिल करती है ये वीडियो में हमें आगे पता चल ही जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी मुझे किसी कंपनी में अच्छा पोटेंशियल दिखता है, स्पेशली स्मॉल कैप में, तो मैं उस पर डेडिकेटिव वीडियो लाने की कोशिश करता हूं सो दैट हर छोटी डिटेल भी आपको प्रोवाइड की जा सके, जिससे हम सब मिलकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। लार्ज कैप कंपनीज को हम डेडिकेटिव वीडियोस के थ्रू तभी कवर करते हैं जब कोई कम समय में बड़ा रिटर्न बनाने के लिए रेडी हो। जिन भी कंपनीज को हमने आज तक डेडिकेटिव वीडियोस के थ्रू कवर किया है, सबने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं एक्सेप्ट डेल्टा को, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो गवर्नमेंट रेगुलेशन के स्टार्ट हुई है। होप कि फ्यूचर में वो भी रिजॉल्व हो। आज की डिस्कशन पर जाने से पहले कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। वीडियो काफी रिसर्च बेस्ड है, मोटिवेशन एंड सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें अनलेस के यू फाइंड नो वैल्यू इन द वीडियो। अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। कंपनी 1989 में एज अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि ईयर 2000 में रिटेलिंग बिजनेस में एंटर करती है। आज कंपनी के पास 480 प्लस एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स हैं। यहाँ कंपनी फॉर्मल, पार्टी वियर, कैजुअल एंड अल्ट्रा कैजुअल क्लॉथिंग ऑफर करती है फॉर मैन एंड वुमेन इन द मिडिल टू हाई इनकम ग्रुप। फ्रेंड्स, मिड प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी एक हाईली पॉपुलर ब्रांड की तरह इमर्ज हुई है। ग्रोथ की बात करें तो इंडिया की फैशन मार्केट में 10.7% के CAGR में रेवेन्यू ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं, जिसका साइज प्रेजेंटली $6.8 बिलियन है एंड ये बाय 2028 बढ़कर $25.24 बिलियन हो सकता है। मींस नेक्स्ट 4 ईयर में इंडस्ट्री ही 75% बढ़ जाएगी, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ है। फैशन मार्केट में अपैरल एंड एक्सेसरी सेगमेंट में अभी 60% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की डोमिनेंस है एंड लेस देन 40% शेयर ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। हमें इस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस डिसीजन में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बचे हुए वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो कंपनी ने जो बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है उसका क्यों डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है। थर्ड, हम की रिस्क पर बात करेंगे जो प्रेजेंटली इंडस्ट्री एंड कंपनी फेस कर रहे हैं। आई एम प्रेटी श्योर के वीडियो के एंड तक आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में काफी आसानी हो जाएगी, आपको क्या करना चाहिए इस कंपनी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कंपनी ने अभी तक जो बिजनेस किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। लेकिन वो सब बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम कैंटेविल रिटेल लिमिटेड है। तो यहां पर कंपनी के स्टोर्स के ऑपरेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में 318 स्टोर्स ऐसे हैं जो कंपनी खुद ऑपरेट करती है। उसके बाद 129 स्टोर्स ऐसे हैं जो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड हैं एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है कि कंपनी के स्टोर्स का नेटवर्क अभी 480 प्लस हो चुका है। कंपनी की रीजन वाइज प्रेजेंस को देखें तो नॉर्थ इंडिया में कंपनी सबसे ज्यादा स्टोर्स ऑपरेट करती है, दैट इज 234 एंड उसके बाद कंपनी वेस्ट में 150 स्टोर्स ऑपरेट करती है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन में कंपनी एक जैसे स्टोर्स ही ऑपरेट करती है एंड सबसे कम कंपनी की प्रेजेंस साउथ में है। कंपनी की स्टेट वाइज प्रेजेंस को आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं एंड कंपनी के पास एक बड़ी ज्योग्राफी ऐसी है, यहाँ अभी एक्सपेंशन का स्कोप है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मिंत्रा, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर कैंटेविल की प्रेजेंस बढ़ती हुई दिख रही है एंड इसकी प्रेजेंस को मिंत्रा पर मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। यहाँ इनके प्रोडक्ट्स प्राइसिंग एंड चॉइस के मामले में पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं एंड ये आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। कंपनी ने अभी तक जो भी बिजनेस किया है उसे नंबर्स कैसे जनरेट किए हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने इंडस्ट्री लीडिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट की है। यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 47% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रही है 30%। ये दोनों रेशोस बताती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली बिजनेस कर रही है, क्योंकि इन रेशो से हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है। कंपनी की रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 में 338 करोड़ थी। उसके बाद कोविड का इंपैक्ट देखने को मिला एंड उसके बाद ये रेवेन्यू बढ़कर 551 करोड़ हो गई है एंड ये एक ऐसा दौर है जब फैशन इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस से गुजर रही है, जो कि हम की रिस्क में स्टडी करेंगे। EBITDA मार्जिन्स भी 25.07% से बढ़कर 29.66% हो गया है, जो कि एक्सीलेंट है। नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 20 में 16.43 करोड़ थे। फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड का इंपैक्ट देखने को मिला एंड फाइनेंशियल 23 में ये बढ़कर 67.24 करोड़ हो गए। मीन सिर्फ 4 सालों में 4 टाइम्स
से भी ज्यादा बढ़ गए नेट प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ नेट प्रॉफिट्स ही नहीं बढ़े हैं बल्कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी बढ़े हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी 4.86% के नेट प्रॉफिट मार्जिन बनाती थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 12.19% हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर कोई कंपनी 10% से ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाती है तो उसे हम इंप्रेसिव नेट प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं, एक्सेप्ट द सर्विसेज कंपनीज। कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो उसी रेशो में ईपीएस भी बढ़ता है। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 2094 करोड़ की है, मींस कंपनी एक स्मॉल कैप है। पैग रेशो 1.12 है जो कि ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 1.37 है जो कि थोड़ा हायर साइड पर है। डेट टू इक्विटी हायर साइड पर क्यों है ये हमें तब पता चलेगा जब हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को स्टडी करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है 27.7%। क्विक रेशो थोड़ी सी कम है, करंट रेशो ठीक ठाक है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएं तो कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 75 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। भी शोज की कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो सारे के सारे कैश के रूप में कंपनी के पास आ रहे हैं। एंड फ्रेंड्स जब भी कोई कंपनी अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर रही होती है तो आप यकीन मानो कि आने वाले कई सालों तक वो कंपनी खत्म होने वाली नहीं है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास जो 74.46% हुआ करते थे आज भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं, थोड़े से बड़े हैं। 74.97% की होल्डिंग है। एफआईएस ने इस क्वार्टर में एंट्री ली है जहां इनकी होल्डिंग 2.15% हुई है एंड पब्लिक के पास अभी 22.88% की होल्डिंग है जो कि मार्च 21 में 25.54% हुआ करती थी। पब्लिक की कम होती हुई शेयर होल्डिंग ये अच्छा संकेत होता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कि हमें इस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसलिए वीडियो को आप यहां से ध्यान से देखें। फ्रेंड्स 6 नवंबर की ही अनाउंसमेंट है कि कंपनी ने फुटवियर एंड एथलीजर बियर में फोरे किया है अंडर द ब्रांड नेम कैंटाबिल, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी कॉन्ट्रैक्ट पर ही होगी एंड अच्छे रिस्पांस को देखते हुए कंपनी इसमें फर्दर एक्सपेंशन करने वाली है। फ्रेंड्स फुटवियर इंडस्ट्री में ग्रोथ के एस्टिमेट को देखने के लिए सबसे पहले हम इंडिया का पर कैपिटा फुटवियर कंजम्पशन को देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इंडिया का प्रेजेंटली पर कैपिटा फुटवियर कंजम्पशन है वो 1.9 है जो कि वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे है एंड यूएसए से तो बहुत ज्यादा नीचे है। फ्रेंड्स जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो वहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बढ़ती है, तो जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा फुटवियर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। दूसरा रीजन यह है कि आज भी फुटवियर इंडस्ट्री में सिर्फ 38% का मार्केट शेयर ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। मोर देन 60% ऑफ मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 15 के बाद का ट्रेंड देखें तो यहां अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है एंड ये ट्रेंड हमें हर इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। यहां भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास ज्यादा मार्केट शेयर है, उसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास आना ही है एंड उसका मेन रीजन ऑफ कोर्स जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है वो है पर कैपिटा इनकम। फ्रेंड्स जब भी हमें किसी ऐसी कंपनी को स्टडी करना हो जिसका एक सेगमेंट फुटवियर इंडस्ट्री को बिलोंग करता हो या पूरी की पूरी कंपनी ही फुटवियर इंडस्ट्री को बिलोंग करती हो तो उसके लिए हमें एक से दो ट्रेंड और को स्टडी करना होता है एंड उसमें फर्स्ट है मार्केट कंपोजिशन। तो मार्केट कंपोजिशन में अगर हम देखें फ्रेंड्स मास सेगमेंट जो फाइनेंशियल ईयर 15 में 62% हुआ करता था ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 51% तक रह सकता है। तो यहां हमें मास सेगमेंट में डी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। फ्रेंड्स रिलैक्सो में जो ग्रोथ स्लो हुई है उसका एक बड़ा कारण मास सेगमेंट में हो रही डी ग्रोथ भी है एंड दूसरा कारण है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा नए क्वालिटी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना, जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी सेगमेंट में भी ग्रोथ हो रही है, मिड प्रीमियम सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है एंड ये वही सेगमेंट है जिसमें कैंटाबिल भी ऑपरेट करता है। उसके बाद अगर हम प्रीमियम सेगमेंट को देखें तो यहां भी ग्रोथ हो रही है। तो यहां से हमें एक ये हिंट मिलता है कि आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो मिड प्रीमियम सेगमेंट एंड प्रीमियम सेगमेंट में होने वाली है। एक और एस्पेक्ट जो हमारी काफी हेल्प करता है किसी भी फुटवियर रिलेटेड कंपनी को स्टडी करने में वो है मार्केट कंपोजिशन। तो यहां अगर आप मेन का कंट्रीब्यूशन देखें फाइनेंशियल ईयर 15 में ये 60% हुआ करता था एंड ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 56% ही रह जाएगा। तो यहां हमें डी ग्रोथ होती हुई दिख रही है क्योंकि मेन सेगमेंट में पहले से ही काफी सारे ब्रांडेड प्लेयर्स ऑपरेट करते थे, लेकिन जो ग्रोथ है हमें वुमेन सेगमेंट में देखने को मिलेगी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 15 में वुमेन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 30% हुआ करता था एंड ये फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 34% रह सकता है। उसके बाद अगर किड्स सेगमेंट में देखें तो ये हमें एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स मेट्रो ब्रांड्स ने जो अमेजिंग ग्रोथ दिखाई है उसका एक बड़ा कारण यह है कि उसकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो वुमेन सेगमेंट से आती है, दैट इज 41% एंड उसके बाद 13% ऐसी कैटेगरी है जो कि यूनिसेक्स
10x है। तो ये भी एक बड़ा कारण है मेट्रो ब्रांड्स की ग्रोथ के पीछे। फ्रेंड्स, कैंटेबिल प्रेजेंटली 10% रेवेन्यू वुमेन सेगमेंट से जनरेट करता है एंड 2% रेवेन्यू किड्स वियर से, एंड मैनेजमेंट इसे बढ़ाकर 18% ले जाने का टारगेट कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा ग्रोथ इन्हीं कैटेगरीज में होने वाली है। एथलीजर सेगमेंट में कंपनी ने क्यों फोरे किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एज पर डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सेटिस्टा नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में इंडिया की एथलीजर मार्केट 15 से 20% के CAGR से ग्रो करने वाली है, जो कि एक अमेजिंग ग्रोथ है। एंड आपने अब ये चेंज अपनी लाइफ में या अपने आसपास भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब लोग मार्केट में या मॉल में या फिर आउटिंग पर जाने के लिए ट्रैक पैंट्स एंड ट्रैक सूट्स को प्रेफर करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स बियर एंड फिटनेस का बढ़ता हुआ ट्रेंड भी एथलीजर सेगमेंट में ग्रोथ का एक बड़ा कारण है। उसके बाद कंपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। प्रेजेंटली कंपनी की रेवेन्यू में जो ऑनलाइन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 2 to 3% है, एंड मैनेजमेंट इसे बढ़ाकर 8 to 10% करना चाहती है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। एंड इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लिया जा रहा है। एंड जैसा कि मैंने बताया ही है कि मिंत्रा वगैरह पर इसका ऑलरेडी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का काफी अग्रेसिव प्लान है अपने स्टोर नेटवर्क को एक्सपेंड करने का। यहाँ कंपनी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में 700 नए स्टोर्स ओपन करना चाहती है। हर फिजिकल ईयर में 75 से 80 नए स्टोर्स ओपन किए जाएंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 35 स्टोर्स ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं, जो कि प्लान के इनलाइन है। स्टोर ओपनिंग का CAGR जो है वो 16% है। अब हम 2 की रिस्क के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट की रिस्क को ऑलमोस्ट सारी अपैरल कंपनीज या फैशन कंपनीज फेस कर रही है, एंड इस टाइम कैंटेबिल भी इसमें से फर्स्ट रिस्क को फेस कर रही है। तो फर्स्ट रिस्क ये है कि जब भी कभी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कटौती के कारण इन कंपनीज की रेवेन्यू पर इंपैक्ट पड़ता है। लास्ट के 1-2 साल से मार्केट में डिमांड काफी म्यूटेड रही है, स्पेशली अपैरल मार्केट में, ड्यू टू लो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इस फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मलाइजेशन दिख रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 इस इंडस्ट्री के लिए एक बेस ईयर था आफ्टर कोविड। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी सेम सिंगल स्टोर सेल ग्रोथ को अचीव कर पाएगी। दूसरा रिस्क है कंपनी के द्वारा किया जा रहा अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन। फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज के केस में देखा गया है कि अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन के बाद उनका डेट लिमिट से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि नए स्टोर से कंपनीज अच्छी रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर पाई। तो मेरे ओपिनियन से कंपनी दोनों की रिस्क को काफी इजीली हैंडल कर पाएगी, क्योंकि कंपनी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है एंड काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस एक्सीलेंट है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये कॉल भी आप ही की होनी चाहिए, क्योंकि हमने वो सारे रीजंस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बस आपको कैपिटल एलोकेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी काफी छोटी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।